हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करेंगे कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। बस जो भी हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराया है उसको अच्छे से देख लीजिए और उसके अंदर जो भी फॉर्मूलेज थे उनको आप प्रिपेयर अच्छे से कर लेंगे तो आप देख भी रहे हैं कि सभी जो क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूला वाइज हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप सीरियसली लेके इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। ओके बच्चों, चलिए तो आज जो क्वेश्चन रह गए हैं उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। एक्सरसाइज चल रही है आपकी 10.3। ओके, चलिए तो 10.3 के अंदर जो हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों, वो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 से आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आज आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। यहां हमें दे रखा है बच्चों, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 हो, यानी गिवन क्या है, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी एक ही सदिश का उसी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ये भी गिवन है। तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये आपको बताना है। सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट मीन्स कि वेक्टर बी क्या हो सकता है, ये हमको बताना है। ठीक है, शून्य हो सकता है या फिर शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है, यानी वेक्टर बी के बारे में निष्कर्ष हमको देना है, क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखिए उसके लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें जो गिवन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 गिवन है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल, और वेक्टर ए का स्क्वायर मीन्स कि स्क्वायर 0 में जाएगा तो वेक्टर ए इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, आपका 0 आ गया। क्लियर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मीन्स वेक्टर ए का स्क्वायर, और वेक्टर ए का स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम 0 में भेज देंगे तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर वेक्टर ए क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। तो देखिए अब ये ए को यहाँ पे लगा दें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हमें 0 दिया है, और वेक्टर ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, और ये वेक्टर बी बराबर 0। इट मीन्स कि वेक्टर बी चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वेक्टर ए उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। इट मीन्स कि अगर वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर वेक्टर बी 0 भी हो सकता है, वेक्टर बी 0 नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है, ये 0 वेक्टर भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए चाहे अब बी जो है 0 हो या नॉन जीरो हो, कुछ भी हो, कुल मिला के यहाँ जो भी आप लगाओगे तो ये उसको 0 बना देगा। ठीक है, तो वेक्टर भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 0 होगा तब भी फाइनली 0 ही आएगा, 0 नहीं भी होगा फिर भी क्या आएगा प्यारे, 0 ही आएगा। ठीक है, तो वेक्टर बी का निष्कर्ष यहाँ ये निकलेगा कि वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वेक्टर बी का मान सपोज ये है कि b1i प्लस b2j प्लस b2k, तो अगर यहाँ लगा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे फाइनली 0 होगा, तो वो भी हो सकता है तब भी 0 ही आएगा, और अगर b का मान 0 हुआ तब भी 0 ही आने वाला है। तो कुल मिला के वेक्टर भी कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है एंड 0 वेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर निकलेंगे, यहाँ लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी का निष्कर्ष ये निकलता है कि वेक्टर बी शून्य या अशून्य
सदिश कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर ना? थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इसमें गिवन नहीं है, लेकिन जो भी आपको सोचना है वो खुद की तरफ से माइंड को लगा के सोचना है और बताना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट आपको बात को समझने की कोशिश कीजिए यार। दोबारा आओ, देखो क्या है भैया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0। इट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का स्क्वायर, इट मीन्स वेक्टर ए बराबर 0। अब वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, तो भैया यहाँ पे आप ए की वैल्यू क्या है, 0 लगाओगे। तो वेक्टर बी तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, फाइनली होना तो 0 ही है रिजल्ट। ठीक है, तो वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर लगा दीजिए, आप 2i + 3j + 5 के समथिंग कुछ भी लगा दीजिए, या 0 लगा दीजिए, होगा तो 0। तो वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है जिससे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ जाए। ठीक है, वेक्टर ए अगर 0 है तो वेक्टर बी कुछ भी लगा दो तुम, आएगा तो 0 ही रिजल्ट। तो फाइनली वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 12। तो हार्ड नहीं है, बट थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको, और उस बात को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भटकना मत, वरना प्रॉब्लम आएगी प्यारे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 भी कंप्लीट आपका। अब आएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम बोर्ड एग्जाम में आया है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यहाँ हमें दे रखा है कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं। इट मीन्स वेक्टर ए व वेक्टर बी व वेक्टर सी क्या है बच्चों, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश आप समझ रहे हैं ना, लैंग्वेज पे जाइएगा। यूनिट वेक्टर्स हैं ये बच्चों, यानी इट मीन्स इनकी जो लंबाई है, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मापांक 1 होता है। तो ये मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर, ऐसा सदिश जिसकी लंबाई 1 हो, एकांक लंबाई का। ठीक है, तो और लंबाई किसको बोलते हैं, परिमाण को। ठीक है, तो इट मीन्स ये एकांक लंबाई के मात्रक सदिश हैं। तो इनका जो मापांक होगा, जो परिमाण होगा, जो लंबाई होगी वो 1 होगी। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों का जो मापांक है वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि तीनों मात्रक सदिश है और मात्रक सदिशों के जो परिमाण होता है वो 1 होता है। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए और आगे क्या दिया है, ये इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है बच्चों। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना लो। तो हमें मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करो। मान किसका ज्ञात करवाया प्यारे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू है ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू हमसे फाइंड आउट कराई है, कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, बहुत टाइम आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कैसे करने वाले हैं। ये क्लियर है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका मापांक क्या होगा, 1 होगा। ये क्लियर। अब ये चीज़ हमें दे रखी है। अब देखिए बच्चों, तो समीकरण 1 में क्या कीजिए आप, इसमें आप यहाँ लिखिए समीकरण 1 में दोनों ओर वेक्टर ए में दोनों ओर वेक्टर ए से गुणा करने पर तो क्या होगा, वेक्टर ए में से गुणा करेंगे, इसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इधर 0 डॉट वेक्टर ए। तो अब इसका बच्चों आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, सदिश गुणा कीजिए आप इनका। तो इसका इसमें करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस इसका होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका इसमें होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर, और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
वेक्टर, देखिए बच्चों ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता दूँ कि आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो या वेक्टर जी डॉट वेक्टर ए निकालो, हमेशा क्या आता है बच्चों, समान ही आता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कह दो या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे ही हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है, अगर हम इसको वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए कर दें तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या फिर आप ऐसा कीजिए, अभी रहने दो, लास्ट में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वेक्टर ए के स्क्वायर को वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0। और वेक्टर ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है। 1 प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0। इट मीन्स कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर क्या आएगा, उधर जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इसी प्रकार पुनः समीकरण 1 में वेक्टर ए से तो हमने गुणा कर दिया दोनों ओर, अब वेक्टर बी से करिए इसी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए समीकरण 1 में दोनों ओर वेक्टर बी से गुणा करने पर, तो करिए भैया। तो यहाँ पे आप वेक्टर बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर बी का ए में करना है, तो वेक्टर बी से गुणा करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर बी। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी आने वाला है, इधर 0 आएगा। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, और वेक्टर बी के स्क्वायर को वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0, और इसकी वैल्यू क्या है वेक्टर बी की, बी के मापांक की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, तो यहाँ 1 लगा देंगे। इट मीन्स कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस 1 प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, 1 को ले जाए हम उधर, 1 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसी प्रकार समीकरण 1 में वेक्टर सी से गुणा करने पर, ठीक है, यानी वेक्टर ए से गुणा करो एक बार, वहाँ से जो भी मिले उसकी वैल्यू निकाल लो, फिर वेक्टर बी में एक बार वेक्टर बी से गुणा करो, फिर वहाँ से वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन बना लो, फिर वेक्टर सी से गुणा कर दो, ठीक है। इसी प्रकार तो वेक्टर सी से जब हम इसमें गुणा करेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो इसका इसमें करेंगे बच्चों तो क्या आने वाला है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, ये क्या हो गया, वेक्टर सी का स्क्वायर, और वेक्टर सी के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वेक्टर सी के मापांक का स्क्वायर, यानी मापांक वेक्टर सी का स्क्वायर बराबर 0। और मापांक वेक्टर सी की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 1 है। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 बराबर 0। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी बराबर -1। इट इज इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए। अब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है बच्चों कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस बी वेक्टर सी डॉट ए, वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए अब आपको बच्चों आपने ये जो न्यू इक्वेशंस बनाई है, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th, इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे बच्चों, देखिए क्या होने वाला है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 3 और 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 है हमारी ये, इसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस
वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, लेफ्ट हैंड साइडों को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ दिए, ये दोनों जुड़ गए। ऐसे समीकरण 3 में इन दोनों को जोड़ लो, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस, अब समीकरण नंबर 4 की राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये रही, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी बराबर देखिए -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, इट मीन्स कि -3 हो जाएगा जोड़ के, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लिखिए, हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर होता है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए के, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर होता है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए के, यानी ये आपस में बराबर होते हैं। ए डॉट बी निकाल लो या बी डॉट ए निकाल लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो ये है, ठीक है, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है, तो इसको मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी को वेक्टर ए, ये गलत लिख दिया आई थिंक मैंने यहाँ पे, ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी आएगा। देखिए, तो वेक्टर ए बी बी सी सी ए चाहिए मुझे, ठीक है, सीधे चाहिए। तो देखो, तो ये वेक्टर ए सी है, वेक्टर ए सी को मैं वेक्टर सी ए भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर ए सी बराबर होता है वेक्टर सी ए के, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इसको हम कर सकते हैं। ऐसे ही वेक्टर बी ए है, तो इसको हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर सकते हैं। इसी प्रकार ये वेक्टर क्या है बच्चों, बी सी है, तो इसको तो बी सी रहने दो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ये वेक्टर सी ए है, तो इसको भी सी ए रहने दो, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और ये सी बी है, इसको हम बी सी कर सकते हैं, तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और बराबर -3। अब गौर दीजिए बच्चों, तो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इट मीन्स दैट कि ये 2 वेक्टर ए बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। ऐसे ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इट मीन्स कि 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, तो 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर कितना, -3 हो गया ये, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -3/2। 2 कॉमन लेके आप उसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ गई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की -3/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर, तो सिंपल तो था, लेंथ ही है थोड़ा सा, बट कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा आप समझें कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के जो मापांक हैं, मात्रक सदिश हैं, इट मीन्स, तो ये मात्रक हैं, तो इट मीन्स इनके जो मापांक होंगे उनकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मात्रक सदिश वही होते हैं जिनकी लंबाई, जिनका परिमाण सिर्फ 1 होता है। तो वेक्टर ए का परिमाण 1 भी होगा, वेक्टर बी का भी परिमाण 1 होगा, वेक्टर सी का परिमाण 1 होगा, क्योंकि ये मात्रक सदिश हैं। अब हमें दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिए, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट। वेरी सिंपल, बस करना क्या है, जो भी आपने समीकरण 1 बनाया है, इसमें एक बार दोनों वेक्टर ए से गुणा कर दो, यहाँ से जो भी मिले उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्वेश्चन बना लो, ठीक है। तो इसी में एक बार वेक्टर बी से गुणा कर दो, अंदर जो भी मिले वहाँ से समीकरण नंबर 3 बना दो, फिर वेक्टर सी से गुणा कर दो, दोनों जो भी मिले समीकरण में 4 बना दो, 1 2 3 4 को जोड़ दो, ये एक तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ, -3 आ जाएगा। अब ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, इक्वल होता है, अगर ये बात आपको पता है तो फिर आप लोग सीधा करके ऐड करके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल क्लियर। चलिए, तो आपका बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट में हमें जो दे रखा है क्वेश्चन, उसको थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 में हमें क्या दे रखा है। देखो यहाँ में दिया है कि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0। इट मीन्स अथवा यानी दोनों में से कोई एक। यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0, यानी इन दोनों में से अगर कोई एक 0 हो, या तो वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0 हो, तो तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, ठीक है। परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। ये हमें करना है। देखिए पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा तुम्हारी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज मैं समझाता हूँ। जब तक आप इसकी लैंग्वेज को नहीं समझेंगे और इस क्वेश्चन की गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक आपके क्वेश्चन ना पल्ले पड़ेगा ना कुछ उल्टा सीधा कर भी सकते ना। देखो क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये कह रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों में से अगर कोई एक भी 0 है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। यस इट इज़ राइट, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आराम से हो जाएगा अगर उन दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो, क्योंकि दूसरे को वो 0 बना देगा मल्टीप्लाई से, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से। तो ये इसकी बात सत्य है, ये सही कह रहा है भाई बात कि वेक्टर ए अथवा वेक्टर बी में से वेक्टर ए अथवा वेक्टर बी 0, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है 0 होता है। यस ये सत्य बात है। तो अब ये कह रहा है एक उदाहरण दीजिए आप अपनी ओर से और इसके विलोम सत्य नहीं है, इस बात को प्रूफ करो। इसका विलोम मीन्स कि भाई सीधा सीधा क्या है कि वेक्टर ए अथवा वेक्टर बी बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो अब इसका विलोम आपको ये बताना है, विलोम आपको सत्य नहीं है, सत्य है या नहीं है, ये बात देख लेते हैं। आप क्या कहा है क्वेश्चन में, इसके विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, एक उदाहरण देकर ये सत्यापित करो, ये कह रहा है। इसका विलोम क्या होगा और उसका सत्य होना आवश्यक नहीं है, हमें उदाहरण देकर बताना है। तो इसका विलोम पता करो पहले, विलोम क्या है। तो भैया वेक्टर ए बराबर अथवा वेक्टर बी बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, तो इसका विलोम होगा यदि इनमें से कोई एक 0 है तो ये 0, तो इसका विलोम होगा अगर ये 0 तो ये 0, उल्टा ही तो हो गया इसका विलोम। ये 0 नहीं, इसका उल्टा क्या हो गया कि अगर इनमें से कोई एक 0 है तो ये 0 होगा, तो इसका विलोम होगा कि ये दोनों 0 हैं, ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, तो इनका 0 होना आवश्यक नहीं है। ये तो इसका उल्टा हो गया। उल्टा क्या होता है, जो सीधा था उसका जस्ट अपोजिट। इट मीन्स कि वो जो अगर सीधा वाला हाँ कर रहा है तो उल्टा वाला ना करे, तभी तो अपोजिट होगा, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी में से कोई एक 0 है तो ये 0 होगा। अब इसका विलोम ये होगा कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है तो ये 0 नहीं होंगे, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, एक उदाहरण देकर। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ आपको लेट करना पड़ेगा, कोई भी आप ऐसा कीजिए, कुछ भी लेट कर लीजिए। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, कुछ भी ले लीजिए यार आप, 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आप ले लीजिए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2j कैप। एक को पॉजिटिव लीजिए, एक को नेगेटिव लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में से कोई एक 0 है तो ये 0 है। अब हमें ये प्रूफ करना है
कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होगा तो ज़रूरी नहीं है कि ये जीरो होंगे। मतलब हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो अपने उदाहरण से जीरो लेकर आना है और हमें ये प्रूफ करना है फिर कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए वेक्टर ए बराबर हमने मान लिया, वेक्टर बी बराबर मान लिया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए आप। तो वेक्टर ए की वैल्यू 2i कैप माइनस 3j कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आई वाले के साथ, तो 2 3 जा 6 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये 3 का करेंगे आप 2 में माइनस 3 का तो माइनस 6 और जे का जे में करेंगे तो 1। तो इट मीन्स कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 6 माइनस 6 यानी 0 आ गया। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो 0 आ रहा है लेकिन आप यहाँ ये देखिए कि वेक्टर ए 0 नहीं है, वेक्टर बी 0 नहीं है, तो विलोम सत्य नहीं है, ये हमने कर दिया। ठीक है, सत्य इसमें ये तो कहा था कि इसके विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करो। तो यस, सीधा सीधा ये था कि वेक्टर ए या वेक्टर बी कोई एक जीरो है तो वेक्टर ए डॉट बी भी जीरो होगा। अब इसका विलोम हमें सत्य नहीं किया कि अगर विलोम ये होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो है तो इनमें से कोई एक जीरो होगा, लेकिन विलोम सत्य नहीं है। देखो हमने दो उदाहरण ऐसे ले लिए ए और बी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर तो जीरो आ रहा है, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी में से तो कोई जीरो है ही नहीं। ठीक है, तो विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिन दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो वो सदिश में से कोई एक जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका 14 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से समझिएगा क्या है इसमें। 15 में हमें दे रखा है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष दे रखे हैं हमें ABC क्रमशः ये हैं तो एंगल ABC ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, देखिए तो हमें एक ट्राइंगल बना लें पहले कोई भी। ठीक है, सपोज इट इज अ ट्राइंगल ABC और इसके वर्टेक्स हमें गिवन है। ए दे रखा है 1, 2, 3, बी दे रखा है -1, 0, 0 एंड सी दे रखा है 0, 1, 2। ठीक है, तो हमसे कहा है कि एंगल ABC फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ठीक है, तो ABC हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए देखिए तो कैसे करेंगे। देखिए बच्चों आप गौर दीजिएगा, ये वेक्टर ये ए के निर्देशांक हो गए, ये बी के, ये सी के हो गए, दुकान पाते हैं एक तरीके से बच्चों ये कंपोनेंट। तो एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों अगर मुझे इस ए बी सदिश मिल जाए और ये सदिश मिल जाए BC, ठीक है, और इनके बीच का कोण में फिर मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये निकाल लूँ वेक्टर BA और वेक्टर BC निकाल लूँ तो ये दो सदिश मिल जाएंगे मुझे, ये सदिश और ये सदिश। तो दो सदिशों के बीच का कोण मैं आराम से निकाल लूँगा cos थीटा वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर B अगर मुझे वेक्टर एंगल B चाहिए तो मुझे BA वेक्टर निकालना पड़ेगा और BC वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर A की वैल्यू दे रखी है 1, 2, 3, वेक्टर B की वैल्यू दे रखी है -1, 0, 0, वेक्टर C की वैल्यू दे रखी है 0, 1, 2। तो यहाँ निकालेंगे हम वेक्टर BA का सदिश। तो कैसे निकालते हैं, अगर हमें कंपोनेंट दे रखे हों, द्विकल्पा दे रखे हों तो x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस y3 - y2 - y1 यस, है ना। तो यहाँ पर ये x1 y1 x1 x2
y1 y2 एंड z1 z2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे x2, भाई हमें निकालना है, हम क्या निकाल रहे हैं, हम bA निकाल रहे हैं। तो bA निकाल रहे हैं तो ये इसमें से हमें इसे मैच करना पड़ेगा, जो कि BA निकाल रहे हैं। तो हमारे लिए ये x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2 होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और i कैप, फिर y2 माइनस y1 यानी 2 में से 0 हो जाएंगे, 2 ही आएगा, 2j कैप, y3 माइनस z2 माइनस z1 यानी 3 माइनस 0 यानी 3k कैप आ गया। वेक्टर बी आ गया और वेक्टर बी सी निकालो अब इसी प्रकार। तो वेक्टर बी सी कैसे निकालेंगे, सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए यानी ये हो जाएगा x2, ये y2 एंड z2। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, इट मीन्स 0 माइनस 1 तो +1 हो जाएगा i कैप। फिर y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 तो 1j कैप, और z2 माइनस z1 यानी 2 माइनस 0 तो 2k कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर बी ए आ गया और वेक्टर बी सी आ गया। अब इसके बीच का कोण निकालना है, तो cos एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी अपॉन मॉडुलस वेक्टर बी ए इंटू मॉडुलस वेक्टर या मापांक वेक्टर बी ए और मापांक वेक्टर सॉरी बी सी, ओके। देखिए बच्चों, तो cos एंगल ए बी सी मीन्स ए बी सी रहने तो चलो, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालो भैया, वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी, तो वेक्टर बी ए की वैल्यू 2i कैप 2j कैप 3k कैप डॉट बी सी की वैल्यू निकालो i कैप j कैप एंड 2k कैप अपॉन वेक्टर बी ए का मापांक, तो i j के गुणांक का वर्ग इन रूट, तो 2 का स्क्वायर 4 4 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू यहाँ 1 + 1 + 4, तो ये हो जाएगा आपका इसका इसके साथ, तो 2 आएगा, 2 का 1 के साथ तो 2 आएगा, 3 का 2 के साथ तो 6 आएगा, क्योंकि i डॉट i j डॉट k डॉट k तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। एंड डिवाइड बाई ये दोनों का 4 4 8 और 9 17 √17 इंटू 4 और 2 6 √6, तो ऊपर हो गया ये आपका 2 और 2 4 और 6 10, ठीक है, बटे √17 छक्का कितना होते हैं 102 √102। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10/√102, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेक्टर बी ए निकाल लिया, सी माइनस ए माइनस बी करके। भाई वेक्टर बी ए जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ओ ए माइनस ओ बी ऐसे निकालते हैं। तो ओ ए क्या होता है, सापेक्ष आपका जो वो होता है सापेक्ष सदिश होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कैसे निकालना है, बस। तो सवाल बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट को अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, सारी एक्सरसाइजेस आपने देख रखी हैं पीछे की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आराम से बात बन जाएगी बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें दे रखा है कि 16 दर्शाइए कि बिंदु ये संरेख हैं। 3 बिंदु दे रखे हैं बच्चों। तो देखिए ये चीज़ है, संरेख प्रूफ हम 9th क्लास से वैसे करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 12th के कॉन्सेप्ट से हमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ए दे रखा है हमें, 3 बिंदु हैं हमारे पास,
इस तरीके से, और ये हमें संरेख प्रूफ करने हैं। अगर ये ए ले लें हम, ये बी ले लें अगर हम, और ये सी ले लें, तो ए के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 1, 2, 7, बी के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 2, 6, 3, एंड डी के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 3, 10, -1। ठीक है, और ये प्रूफ करने हैं कि ये संरेख होंगे। तो देखिए क्या करें, इनको संरेख प्रूफ करने का आपने एक पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट आपने पिछली क्लासेस में, कि अगर 3 बिंदु संरेख होते हैं तो यहाँ सदिश हैं ये, तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए सी के। ठीक है, ये कंडीशन होती है संरेख के लिए। यदि ये बराबर ये तो संरेख होंगे, यानी अगर वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का जो एडिशन है वो वेक्टर ए सी के इक्वल आ गया तो ये संरेख हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम वेक्टर ए बी निकालते हैं। तो वेक्टर ए बी हम कैसे निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। इट मीन्स कि x2 माइनस x1, x2 y2 z2 x1 y1 z1। तो x2 माइनस x1, ये 2 माइनस 1 1, और i कैप y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 2 प्लस 4 j कैप, और z2 माइनस z1, यानी 3 में से गए 7 तो माइनस के 4 k कैप। ठीक है, ये तो करेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये तो फॉर्मूला होता है भाई। वेक्टर ए बी अगर हमें निकालना था तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, एंड z2 माइनस z1 के कैप। अगर आप कॉन्सेप्ट को आपने देखा हो तो स्टार्टिंग में सारी चीज़ें हमने कराई हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर ए बी आ गया हमारे पास। अब निकालेंगे वेक्टर बी सी। तो वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए, यानी इसमें से इसे घटाएंगे तो x2 माइनस x1 ये कह सकते हैं हम। तो 3 माइनस 3 में से जाएगा 2 तो 1 बचेगा, 1 आई कैप, y2 माइनस y1, तो 10 माइनस 6 प्लस के 4 जे कैप, एंड z2 माइनस z1, यानी -1 माइनस 3, -1 माइनस 3 के कैप, यानी माइनस के 4 के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका वेक्टर बी सी। अब आप निकालिए वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी आप कैसे निकालेंगे, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। तो ओ सी मतलब ए सी निकालना है तो आपको इसमें से इसे घटाएंगे, यानी ये माइनस ये, 3 में से बन जाएगा 2 आई कैप, 10 में से 2 जाएगा 8 जे कैप, -1 में से 7 जाएगा तो माइनस के 8 के कैप आ गया। तो ये वेक्टर ए सी आ गया। ठीक है, अब अगर ये संरेख होंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी व सी संरेख होंगे यदि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। ठीक है, तो वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी है प्यारे, हमने निकाली है यह आई प्लस 4j माइनस 4k, प्लस वेक्टर बी सी की वैल्यू निकाली है आई प्लस 4j माइनस 4k। ठीक है, और ये बराबर लाना है, वेक्टर ए सी की वैल्यू निकाली है 2i कैप 8j कैप माइनस 8k कैप। सही है, चलो तो देखो i और i, 2i कैप 4j प्लस 4j 8j कैप माइनस 4k माइनस 8k कैप, और ये 2i कैप 8j कैप 8k कैप, दोनों क्या आ रहा है आपस में बराबर आ रहे हैं। अतः ए बी सी संरेख होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से।
तो आपको ये बात नहीं पता तो सवाल नहीं होने वाला। हाँ, 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास के मेथड से आप कर सकते हैं। 3 बिंदु संरेख होने की कंडीशन ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर ए सी के बीच की दूरी, या फिर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, उस कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बात ये है, अगर आप इसको करेंगे तो 12th के कॉन्सेप्ट से, तो फिर आपको इसको ऐसे ही करना चाहिए, समझे। चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्या दे रखा है देखो। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं, समझे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दर्शाइए कि सदिश ये और ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो 3 सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर आपका 17 सदिश दे रखा है, दिया है वेक्टर ए, मान लीजिए पहला सदिश मान लीजिए वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा मान लीजिए वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तीसरा मान लीजिए वेक्टर c बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, और ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना तब करेंगे जब इनके मापांक निकालेंगे पहले हम तीनों के, और जिसका मापांक सबसे बड़ा होगा उसका वर्ग शीर्ष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए का मापांक। तो मापांक वेक्टर ए बराबर अंडर रूट में 2 का आई के गुणांक का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4, जे का गुणांक यानी -1 का वर्ग 1, के का गुणांक यानी 1 का वर्ग 1, यानी अंडर रूट में 4 और 2 6 आ गया। वेक्टर बी का मापांक होगा अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1, जे का गुणांक -3 का वर्ग प्लस 9, के का गुणांक -5 का वर्ग 25। तो फाइनली अंडर रूट में आ गया 25 और 9 34 और 1 अंडर रूट 35। फिर मापांक निकालेंगे वेक्टर सी का। तो अंडर रूट में 3 का वर्ग 9, जे का गुणांक 4 का वर्ग 16 -4 का वर्ग और -4 का वर्ग, के का गुणांक यानी 16। तो 16 16 32 और 9 हो गए आपके 41। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ा मापांक कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। किसी त्रिभुज पर अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो अगर उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ये 10th क्लास में थ्योरम भी है, आपने प्रूफ की होगी अपने टाइम पर कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शीर्ष 2 भुजाओं के वर्गों के योग बराबर आता है, तो वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी शीर्ष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है, तो वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है, और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, और शीर्ष 2 भुजाएं समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगा बच्चों सबसे बड़ी भुजा, यानी इसका वर्ग निकाला हमने तो कितना आ रहा है 41, और इनके वर्गों का योग निकाला यानी √6 का वर्ग प्लस √35 का वर्ग। इससे कट गया, इससे कट गया, तो 6 + 35 कितना आ रहा है 41। इट मीन्स यहाँ हम ये कह सकते हैं कि √41 का वर्ग बराबर है √6 का वर्ग प्लस √35 का वर्ग। अतः ये वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी एक समकोण त्रिभुज की रचना
करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है बच्चों इस एक्सरसाइज का। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या है कि यदि शून्यतर मतलब नॉन जीरो, ओके, सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, यानी वेक्टर ए एक शून्योत्तर यानी नॉन जीरो वेक्टर है बच्चों ये, और इसका जो मापांक है वेक्टर ए का जो मापांक है बच्चों यानी परिमाण वो ए है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और क्या दिया है बच्चों, लैम्डा एक शून्योत्तर अदिश है, ये लैम्डा क्या है, एक स्केलर है, अदिश है, नॉन जीरो स्केलर अदिश। तो लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि, यानी ये बोल रहे हैं वेक्टर ए एक नॉन जीरो वेक्टर है और इसका जो परिमाण है वो वेक्टर ए का जो परिमाण है वो ए है, ओके, और लैम्डा एक शून्योत्तर अदिश है, इट मीन्स कि लैम्डा नॉन जीरो स्केलर है। ठीक है, अदिश है, तो लैम्डा इंटू वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि, इट मीन्स कि लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश होगा कब, यदि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये देखना है। तो देखिए बच्चों, लैम्डा वेक्टर ए मात्रक सदिश होगा, इट मीन्स कि लैम्डा वेक्टर ए का जो मापांक होगा वो 1 होगा, कब ये हमें बताना है। लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश होगा, इट मीन्स कि लैम्डा वेक्टर ए अगर मात्रक सदिश होगा तो उसका मापांक 1 होगा, कब होगा ये, जब चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो चार ऑप्शन कुछ टाइप के हैं, थोड़ा सा इट मीन्स कि चारों में लैम्डा और ए की वैल्यू लगभग फाइंड आउट की है। चलो देखिए यहाँ पर हम क्या करें, हम इसको लिख सकते हैं मापांक ऑफ लैम्डा इंटू वेक्टर ए, है ना, यही तो पूछा। ऑप्शंस की अगर हम थोड़ी सी हिंट लें तो लैम्डा और ए की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है कुछ करके, तो बराबर 1, तो इट मीन्स कि लैम्डा का मापांक और वेक्टर ए का मापांक कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए बराबर 1, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 अपॉन मॉडुलस लैम्डा। ठीक है, ये चीज़। तो अगर लैम्डा वेक्टर ए का जो लैम्डा वेक्टर ए जो है ये मापांक सदिश होगा यदि ए बराबर 1 अपॉन मॉडुलस लैम्डा होगा तो। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो एक बार थोड़ा सा। ऑप्शन में ए की वैल्यू 2 आ रही है, एक की वैल्यू आ रही है मॉडुलस लैम्डा और एक की आ रही है 1 अपॉन मॉडुलस लैम्डा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, यानी अगर ए का मान 1 अपॉन लैम्डा मापांक 1 अपॉन मॉडुलस लैम्डा हुआ तो लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त। तो आपने देखा बहुत सिंपल तरीके से हुई बेस्ड ऑन फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर रखिए, आराम से करते जाइए। ठीक है।